आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका की नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसी को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिसोर्स क्या होते हैं। उसके अलावा विभिन्न आधारों पर हमने देखा था कि जो रिसोर्स हैं ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया था रिसोर्सेस का। आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में, यानी कि जो हमारे संसाधन है इनका विकास किया जाना क्यों जरूरी है, किस तरह से इनका विकास किया जा सकता है। तो ये जो पिछली हमारी क्लास थी जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया था रिसोर्स का, तो मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स क्या है। भाई कोई भी चीज या वस्तु हो सकती है जो कि हमारे लिए उपयोगी है, वो क्या कहलाएगी, रिसोर्स कहलाएगी। डेफिनेशन से ही हमें पता चलता है कि जो रिसोर्स है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर बात करें, इनमें से कुछ तो इतने जरूरी हैं कि इनके बिना जीवन की भी कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत ज्यादा वाइटल है ये लाइफ के लिए। जैसे कि देखिए, एयर है, वाटर है, पानी, हवा, ये क्या है, जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनके बिना तो मतलब ही नहीं है कि लाइफ पॉसिबल हो पाए। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि अगर आपको भाई अच्छी जिंदगी जीनी है, अच्छा जीवन जीना है, क्वालिटी वाली लाइफ जीनी है, तो उसके लिए भी ये आवश्यक है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो ये रिसोर्स है, देखिए मेनली इनका जो सोर्स है रिसोर्स का, ये क्या होता है भाई, प्रकृति ही होती है, नेचर से ही हम लोगों को मिलता है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि जो रिसोर्स है ये नेचर से मिल रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, फ्री समझते हैं इस चीज को। तो फ्री समझते हैं तो क्या किया जाता है, अंधाधुंध तरीके से इन रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पानी की बर्बादी की जाती है। पानी क्या है, महत्वपूर्ण एक संसाधन ही तो है, जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि कुछ लोग भाई अपनी गाड़ियां धो रहे हैं, गली के अंदर छिड़काव कर रहे हैं पाइप लगाकर, जबकि कितना महत्वपूर्ण रिसोर्स आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से बर्बादी की जा रही है। ये तो एक एग्जाम्पल बताया है पानी का। आप देखेंगे कि अलग अलग तरह से, मतलब अलग अलग संसाधनों की इसी तरह से क्या किया जा रहा है भाई, इनको यूज किया जा रहा है, समाप्ति की कगार पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये अंधाधुंध तरीके से जो संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर कई पॉइंट उत्पन्न हो गए हैं। अब ये कौन कौन से हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे कि भाई संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग की वजह से देखिए क्या हो रहा है। एक तो देखेंगे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स क्या है भाई, हिंदी में कहें तो यानी कि जो संसाधन है इनका ह्रास होना, यानी कि ये भाई समाप्त होना। अब देखेंगे इस चीज को कि कई लोग अपने लालच की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो रिसोर्स है, इनका अंधाधुंध तरीके से दोहन कर रहे हैं। जिसका नतीजा क्या है, ये जो संसाधन है ये समाप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। अपने लालच के लिए क्या किया जा रहा है, इन संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये संसाधन जो है खत्म हो रहे हैं। देखेंगे कि कुछ लोग भाई लालच का मतलब, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखेंगे वनों की कटाई की जाती है। लोग जो भाई इसमें लकड़ी वाले व्यापार में है तो जंगलों की अवैध रूप से कटाई करते हैं, लकड़ियों को बेच देते हैं। इस प्रकार से अवैध कटाई की जा रही है। अवैध खनन किया जाता है। जो बड़े बड़े भाई पहाड़ है, यहां पर तोड़फोड़ चलती रहती है, रोडियां बनाकर बेची जाती है, क्रेशर वगैरह लगाए जाते हैं अवैध रूप से। उसके अलावा देखेंगे जो नदियां हैं उनकी मिट्टी भी तलहटी से निकाल कर बेची जाती है। तो इस प्रकार से ये संसाधनों का दोहन हो रहा है। 2 नंबर में ये काम करते हैं लोग अपने लालच के लिए, और इसकी वजह से क्या है, ये डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का। उसकी और आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि रिसोर्स इस प्रकार, भाई जो रिसोर्स है, हमारे जो संसाधन है, वो आप लोग देखेंगे कि अमीर लोगों के पास बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में है। उसके अलावा जो गरीब है उनके पास रिसोर्स के नाम पर कोई ज्यादा चीजें नहीं है। तो यही है कि भाई जिनके पास ज्यादा रिसोर्स है वो क्या होंगे, अमीर होंगे। जिनके पास रिसोर्स की कमी है वो गरीब होंगे। तो इसकी वजह से ही समाज के अंदर एक खाई खिंच गई है अमीर और गरीब की,
किसकी वजह से? रिसोर्स के आधार पर, यानी कि ज्यादा जिसके पास रिसोर्स है वो क्या है? रिच है, और जिसके पास नहीं है वो क्या बन गए? पुअर बन गए। इस प्रकार ये भेदभाव की स्थिति समाज के अंदर उत्पन्न हो रही है। और उसके अलावा देखेंगे कि भाई संसाधनों का अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से ना केवल ये संसाधन ही खत्म हो रहे हैं, उसके अलावा ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण को भी ये चीज खत्म करेगी इनका अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। भाई अगर ये चीजें खत्म होगी तो भी तो पर्यावरण नष्ट होगा। उसके अलावा आप लोग देखेंगे इनमें से ही कुछ संसाधनों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। लकड़ी क्या है? संसाधन ही है जो कि जंगलों से मिलता है। ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब लकड़ी को जलाते हैं तो हानिकारक गैसें निकलते हैं, हमारे वायुमंडल को दूषित करती है। इसके अलावा हम व्हीकल्स का यूज करते हैं, पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है, वो फ्यूल भी जब बर्न होता है तो ये भी क्या करता है? पोल्यूशन करता है। जानते हैं व्हीकलों से जो भाई वाहनों से निकला हुआ धुआं भी क्या करता है? पोल्यूशन का ही एक कारण है। तो इनसे भी बहुत ज्यादा भाई खतरनाक स्थितियां सामने आई है पर्यावरण के लिए, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो टेम्परेचर है पृथ्वी का ये बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता चला जा रहा है? कि यही है, ज्यादा CO2 का इमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आती है ना, जो इंसोलेशन है, जब ये पृथ्वी से वापस जाता है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है उस हीट को रिटेन कर लेते हैं और टेम्परेचर बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन ये जब CO2 के मॉलिक्यूल्स की अधिकता यहां पर होगी तो उसका नतीजा क्या होगा? कि जो टेम्परेचर है हमारी पृथ्वी का बढ़ता चला जाता है। यही क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से बढ़ रही है। उसके अलावा देखेंगे दूसरा क्या खतरा है? ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन परत जो है हमारी, इसका क्या हो रहा है भाई? इसके अंदर ओजोन परत के अंदर छेद हो गया, पता आप लोगों को। तो ये किसकी वजह से? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब इनकी वजह से, इन संसाधनों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है। अब ये दोनों चीजें हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कि जो एनवायरमेंट है, ये क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब CO2 बढ़ रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है। उसके अलावा देखेंगे जो हमारी हवा है ये भी कितनी बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर पोल्यूटेंट्स है। दुनिया भर की हानिकारक जहरीली गैसें आप लोगों को आपके वायुमंडल में देखने को मिलेगी। क्यों है ये सब? इन्हीं संसाधनों में से कुछ के इस्तेमाल पर है, जैसे कि कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ियां जलाई जाती है। कहीं पर आप लोग देखेंगे कि भाई ये जो वाहन है इनसे निकला हुआ धुआं है, इस प्रकार से। ठीक है, ज्यादा AC वगैरह का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब चीजें क्या कर रही है? इस तरह से एनवायरमेंट को पोल्यूटेड कर रही है। उसके अलावा जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या है? भूमि का जो भाई उपजाऊ स्तर है उसका गिर जाना, भूमि निम्नीकरण बोलते हैं। यानी कि जब भूमि उपजाऊ नहीं रह जाती तो लैंड डिग्रेडेशन। इसके भी आप देखेंगे कि इसका भी कारण क्या है? कहीं ना कहीं पॉल्यूशन ही है। ठीक है, जो भाई कचरा पट्टी कहीं पर डाल दिया गया है भूमि पर तो क्या होता है? भूमि का लैंड डिग्रेडेशन होता है। उसके अलावा कहीं खेतों पर देखेंगे बहुत ज्यादा अगर ये कीटनाशक वगैरह या फिर जो उर्वरक है इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी क्या करते हैं? भूमि की उर्वरकता शक्ति को कम कर देते हैं। उसके अलावा भाई और क्या कारण हो सकते हैं? बढ़ते शहरीकरण। ठीक है, जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है तो कृषि योग्य भूमि की कमी आ रही है, तो ये भी क्या है? अपने आप में एक लैंड डिग्रेडेशन ही है, इसका एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें देखने को सामने आ रही है। तो इसी के लिए आवश्यक है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनका क्या किया जाए? विकास किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। तभी क्या होगा? जो भाई लाइफ है पृथ्वी पर, जितने भी प्रकार की लाइफ है उन सब को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? रिसोर्सेज आवश्यक है। इसलिए रिसोर्स का डेवलपमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी चीज के चलते ही भाई एक बात निकलकर सामने आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि डेवलपमेंट तो हम लोगों को करना है लेकिन अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को भी बचाए
रखना है। जिस प्रकार से कहीं से एक सड़क निकलनी है, जंगल से, फॉरेस्ट वाला एरिया है, अगर रोड बनानी है तो बहुत से पेड़ों को वहां से काटना होगा। तो इस तरह से क्या है, यहां पर डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन जो एनवायरमेंट है उसको खत्म किया जा रहा है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये कहता है कि बिल्कुल वहां से आप लोग रोड बनाएं, लेकिन जितने भी पेड़ों को वहां से काटा गया है उससे ज्यादा बड़ी संख्या में पेड़ पौधों का रोपण किया जाए कहीं दूसरी जगह पर। तो ये क्या कहलाएगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो इसकी एक शर्त तो क्या है कि भाई डेवलपमेंट तो करना ही करना है, ठीक है। डेवलपमेंट तो जरूरी है, देश को आगे बढ़ाना है तो डेवलपमेंट करना होगा। तो डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन किस शर्त पर है डेवलपमेंट जरूरी, कि जो एनवायरमेंट का डैमेज है, जो एनवायरमेंट डैमेज है यानी जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ये क्या किया जाएगा, बिल्कुल इसको खत्म किया जाएगा। डेवलपमेंट भी होगा लेकिन एनवायरमेंट जो है वो पहले की तरह बना रहेगा। उसके अलावा क्या है कि भाई जो रिसोर्स है, रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि भाई ये जो पीढ़ी आज के टाइम में जिंदा है केवल यही रिसोर्स का इस्तेमाल करे। हमें रिसोर्स का इस्तेमाल करना होगा, पूरी देखरेख के साथ करना होगा, ताकि ये रिसोर्स खत्म ना हो जाए, बल्कि जो आने वाली हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए भी रिसोर्स बचे रहें। यानी कि रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करो, कैसे होना चाहिए कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये चीज रहे, ये जो रिसोर्स है ये जनरेशन के लिए रहे, इस पर तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसी चीजों को साकार करने के लिए यानी कि डेवलपमेंट विद, कैसे, बिना एनवायरमेंट डैमेज के, उसके अलावा रिसोर्स का ऐसे इस्तेमाल करना कि ये क्या हो, खत्म भी ना हो और हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, इसने एक कन्वेंशन का आयोजन किया। यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन का आयोजन किया ब्राजील के अंदर। तो कन्वेंशन का नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड लगाने की जरूरत नहीं है, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक फंक्शन का आयोजन किया गया, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कहां पर किया गया, रियो डी जेनेरियो, जो कि कहां पर है, ब्राजील के अंदर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। कब किया गया, 1992 के अंदर किया गया, ठीक है। 1992 के अंदर यह कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई। कहां पर आयोजित की गई, पूछा जाता है, रियो डी जेनेरियो के अंदर यह कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई। अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको देखिए कई नाम से जाना जाता है। रियो डी जेनेरियो के अंदर क्या किया गया था, यही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। यानी कि पृथ्वी को ही बचाए रखने की बात है ना, अगर संसाधन रहेंगे, अगर इनका विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा संसाधनों का, तभी तो पृथ्वी के अंदर जीवन संभव हो पाएगा। अगर कुछ लोग ही ये संसाधनों की बर्बादी करते रहे, संसाधन खत्म ही कर देंगे, तो क्या होगा, पूरी पृथ्वी को इस चीज की क्या भाई, पूरी पृथ्वी को इस चीज की हानि भुगतनी पड़ेगी। तो ये जो रियो डी जेनेरियो के अंदर फंक्शन हुआ था, तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को कहते हैं अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहा जाता है, अर्थ समिट कहा जाता है। यह चीज ध्यान रखनी है। ये क्या था, पहला अर्थ समिट था, ठीक है, पहला था, ये अपने आप में पहला अर्थ समिट था। उसके अलावा ये जो रियो डी जेनेरियो वाला ये जो कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशन की, इसको रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट भी कहा जाता है, खाली इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, इसी को ही रियो समिट भी कहा जाता है, ठीक है, रियो समिट भी कहा जाता है। उसके अलावा इसी को ही रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, किसी भी नाम से आए तो ये चीज एक ही विषय के बारे में बात हो रही है, इस प्रकार से। तो ये जो फंक्शन हुआ था, इसके अंदर क्या बात हुई थी, बात यही की गई थी जो यहां पर मैंने आपको बताया है कि यहां पर डेवलपमेंट करना है, ठीक है, डेवलपमेंट होगा, लेकिन कैसे, जो एनवायरमेंट है इसको बचाकर रखा जाएगा। उसके अलावा जो
सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसको भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन बस पर्यावरण को क्या है मुख्यतः यहां पर बचाए रखना है, उसी के साथ साथ ही डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। उसके अलावा देखेंगे ये जो यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए जो हुई थी, इसके अंदर और क्या क्या बातें हुई थी, इन चीजों को देखेंगे। उसके बाद देख लिए यहां पर कुछ घोषणा पत्र भी लाए गए, जो कि अभी डिस्कस करते हैं कौन कौन से थे। एक तो था देखिए डिक्लेरेशन जो था वो साइन किया गया ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। यहां पर जो भाई यहां पर हमने डिस्कस किया था ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, जो ग्लोबल क्लाइमेट है इसके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, तो उसके बारे में भी यहां पर डिक्लेरेशन जो है वो साइन की गई। डिक्लेरेशन साइन की गई किस लिए? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड उसके अलावा जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, इनके लिए भी यहां पर जो है डिक्लेरेशन साइन किए गए। उसके बाद देखिए इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर ही जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल यानी कि जंगलों को बचाए रखने के लिए भी यहां पर कुछ स्कीम लाई गई, उसको भी यहां पर क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया, यानी कि अपनाया गया। किसको? फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, सिद्धांत थे कुछ जंगलों को बचाए रखने के लिए। किस लिए थे ये फॉरेस्ट जो है? ये थे देखिए जंगलों का मैनेजमेंट करने के लिए, उसके अलावा कंजर्वेशन भी किया जाएगा, इनका कंजर्वेशन है, और उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसका? चाहे जितने भी प्रकार के फॉरेस्ट हो उनका यहां पर किया जाएगा। मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो यहां पर फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अपनाया गया। उसके अलावा यहां पर अपनाया गया था जो एजेंडा 21 है, इसको भी यहां पर अपनाया गया। एजेंडा 21 भी इसीलिए ही है डेवलपमेंट, लेकिन किसके साथ में? बिना एनवायरमेंट को डैमेज किए बिना। तो यहां पर एजेंडा 21 को भी अपनाया गया। तो एजेंडा 21 के अंदर देखिए क्या क्या कंडीशन थी यहां पर। इसके अंदर क्या था कि कॉम्बैट यानी कि इस चीज को कम करना, हराना, किसको? एनवायरमेंट जो डैमेज है, ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पर जो एनवायरमेंट का डैमेज हो रहा है उसको घटाना। उसके अलावा कुछ अन्य चीजें भी शामिल थी, जैसे कि पुअर्टी को कम करना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं ना उस टाइप में, पुअर्टी कम करना। उसके अलावा जो भाई बीमारी वगैरह थी, डिजीज वगैरह है, इन चीजों को भी कंट्रोल करना। ये किस में अपनाए गए? एजेंडा जो 21 है इसके अंदर, घोषणा के अंदर ये अपनाए गए। जो एजेंडा 21 की जो महत्वपूर्ण बात थी ये क्या थी कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे कि देश तो इस चीज को अपनाएगा ही, उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्थानीय सरकारें हैं, जैसे गांव के अंदर ग्राम पंचायत है, उससे बड़े लेवल पर नगर पालिका है, तो ये छोटी से छोटी संस्थाएं भी क्या करें? अपनी तरफ से एक ऐसा ही एजेंडा 21 जारी करे, ताकि इसको पूरे विश्व स्तर पर और एक छोटे से छोटे गांव, शहर, या कहीं तक भी इसको लागू किया जाए। तो इसकी खासियत क्या थी कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या करे? अपनी तरफ से एक एजेंडा 21 भी जारी करे, ठीक है, तभी तो इसकी पहुंच जो है दूर तक बन पाएगी। तो ये इतना ही था इसके बारे में। और उसके बाद है देखिए रिसोर्स की प्लानिंग। अब जो संसाधन है इनकी प्लानिंग किस तरह से किया जाए, ये चीज हमने यहां पर समझी कि रिसोर्स जो है इनका डेवलपमेंट क्यों आवश्यक है। अब डेवलपमेंट, इनका विकास करना क्यों जरूरी है, समझ गए कि भाई जरूरी नहीं होगा तो क्या है, हमारा जो पर्यावरण है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कुछ यहां पर ये देखा हमने, इसलिए भी प्लानिंग जरूरी है, ताकि किन्हीं एक ही व्यक्ति के पास ये रिसोर्स ना रह जाए। रिसोर्स का क्या होना चाहिए? पूरी भाई मानव प्रजाति के अंदर एक समुचित ढंग से बंटवारा होना चाहिए रिसोर्स का। तो ये चीज थी। अब ये चीज जो है, ये डेवलपमेंट इस प्रकार का कैसे संभव है? तो इसके लिए रिसोर्स के लिए हम लोगों को प्लानिंग करनी होगी। और ये जो प्लानिंग है भारत जैसे देश के अंदर तो बेहद जरूरी हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि भारत जो है विभिन्नताओं का देश है। अगर संसाधनों के बारे में भी बात करें तो इस मामले में भी भारत के अंदर बहुत प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों को आप देखेंगे जो कि संसाधनों के मामले में एकदम परिपूर्ण है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है।
झारखंड, मध्य प्रदेश। ये क्या है, पूरी तरह से जो भाई यहां पर आप लोग देखेंगे कोयले की खानें पाई जाती हैं, अनेकों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज संपदा की दृष्टि में, तो खनिज वगैरह ये सब क्या होते हैं, संसाधन ही तो है, तो इनकी दृष्टि में ये अपने आप में परिपूर्ण है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश है, ये जल की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे जो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र है, यहां पर पवन चक्कियां स्थापित करके जो पवन ऊर्जा है उस क्षेत्र में भी बहुत से कार्य किए जा सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं भारत के अंदर, बहुत सी विभिन्नताओं वाला देश है, अनेक प्रकार के संसाधन जो हैं अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इनका अगर समुचित ढंग से आप लोगों को इस्तेमाल करना है तो इसके लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले तो हम लोगों को प्लानिंग करनी होगी। अब ये प्लानिंग किस तरह से करनी है, ये चीज यहां पर देखनी है। तो रिसोर्स की जो प्लानिंग है, रिसोर्सेज प्लानिंग, तो रिसोर्स की प्लानिंग के लिए सबसे पहले तो क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन करना होगा, यानी कि रिसोर्स की पहचान करनी होगी। देश के किस क्षेत्र में किस प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, सबसे पहले तो यह चीज आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कहां पर देश के किस हिस्से में कौन से रिसोर्स हैं, और यह काम कैसे होगा, जैसे कि सर्वे किया जाएगा इसके लिए। उसके अलावा मैपिंग वगैरह की जाएगी, एरिया की मैपिंग करेंगे, वहां पर सर्वे करेंगे, तभी तो पता चलेगा। उसके अलावा उसका भाई जहां पर ये खनिज संपदा पाई जाएगी, जहां पर ये संसाधन पाए जाएंगे, तो उस एरिया का क्या करेंगे, वहां पर उसका भाई क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज भी क्या करना होगा, इस प्रकार का मेजरमेंट भी करना होगा कि भाई कितनी क्वालिटी है, कितनी मात्रा में है। तो इस प्रकार के ये काम यहां पर करने होंगे। ये करने के बाद फिर क्या है, अच्छी तरह का भाई एक प्लान लागू करना होगा। और प्लान किस तरह का कि जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अगर संसाधनों का दोहन सही तरीके से करना है तो क्या भाई टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी होगी तभी तो संसाधनों का दोहन होगा। अब संसाधन की हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है, आइडेंटिफाई हो चुका है कि इस एरिया के अंदर इस प्रकार के संसाधन मिलने की संभावना है। सर्वे किया गया, मैपिंग की गई, क्वालिटी भी देखी गई कि किस प्रकार का खनिज है भाई, अच्छी प्रकार का है क्या, कैसा है। उसके अलावा क्वांटिटी भी देखी गई कि कितनी मात्रा के अंदर है। ये सब पता होने के बाद फिर क्या किया जाएगा कि एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी वहां पर स्थापित की जाएगी। स्किल की जरूरत होगी, ठीक है, ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होगी जो कि स्किल रखते हैं, कौशल है उन लोगों के अंदर इस चीज का। उसके अलावा इन जो इंस्टीट्यूशन है वो भी यहां पर क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, संस्थाएं भी तो स्थापित की जाएगी अगर वहां से संसाधनों का दोहन हो रहा है। तो इस प्रकार से उसके बाद देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग के अंदर और चीज क्या देखनी होती है कि एक तो भाई रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग किस लिए हो रही है, रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए। अब रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान तैयार किया गया है, उसके अलावा एक प्लान क्या होता है कि भाई सरकार ने अपने डेवलपमेंट के लिए जो प्लान तैयार किया है, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, मिलकर चलनी चाहिए। तो एक तो कौन सा है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, प्लान, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। ये प्लान किस लिए है, रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए। और एक सरकार ने बनाया है जो कि क्या है, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल डेवलपमेंट जो प्लान है ये। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि ये मिलकर क्या करे, काम करे। अब एक तो क्या है, नेशनल यानी कि देश के डेवलपमेंट का कोई प्लान है, और उसके अलावा जो है एक रिसोर्स के डेवलपमेंट का प्लान है। तो दोनों मिलकर एक साथ चलने चाहिए। उसके अलावा देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ही अभी हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि भारत जो है विभिन्नताओं से भरपूर है, हर प्रकार की भाई यहां पर संसाधन पाए जाते हैं। अब देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी एरिया के अंदर संसाधन मिलेंगे तभी उस एरिया का डेवलपमेंट हो सकता है, हो भी सकता है, बात ये सही भी है, ठीक है। कहीं पर अगर अच्छे संसाधन हैं तो उस एरिया का क्या होगा, डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। लेकिन इस चीज के लिए भी क्या जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए भी भाई जो टेक्निकल जो नॉलेज है, ठीक है, अभी जो बात की थी हमने, जो
टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा जो संस्थाएं होती है, जो इंस्टीट्यूशन है, तो इनसे भी क्या होता है, ये भी डेवलपमेंट करने का गुण अपने पास रखती हैं। कौन कौन? एक तो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। अगर ये दोनों चीजें भाई किसी, अब दो एग्जांपल ले भारत के राज्यों के, एक तरफ आप देखेंगे कि जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे जैसे कि महाराष्ट्र है। तो झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है, ये देखिए खनिजों की दृष्टि से भारत के महत्वपूर्ण राज्य हैं। तब भी क्या है कि ये महाराष्ट्र की तुलना में आप लोगों को कुछ पिछड़े हुए दिखाई देंगे, जबकि महाराष्ट्र क्या है, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन वहां पर सिचुएटेड है महाराष्ट्र के अंदर, जैसे कि मुंबई, तो ये क्या है, इस तरह से ये पूरे डेवलप्ड हैं। ठीक है, जो एरिया आप लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की मदद से पूरी तरह से डेवलप है। वहीं दूसरी तरफ ये जो क्षेत्र हैं, जैसे कि बताया झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये खनिज यहां पर खूब है, संसाधन ही है, लेकिन फिर भी क्या है, इतने ज्यादा ये डेवलप्ड नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर संसाधन हो तो क्या एरिया डेवलप होगा। तो इस चीज को समझने के लिए एक और चीज समझे, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर पढ़ेंगे कि भारत के अंदर देखिए बहुत से यूरोपियंस आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और भाई ब्रिटिशर्स आए। तो अब ये आए थे भारत के अंदर, क्या करने आए थे? भारत के संसाधनों को लेने के लिए ही तो आए थे। भारत के संसाधनों पर इनकी नजर थी, ये यहां से चीजें लेकर जाते थे, बाहर के देशों में बेचते थे, खूब मुनाफा कमाते थे। तो ये जो संसाधन थे, ये जो यूरोपियंस यहां से लेकर जाते थे और ये भाई मुनाफा कमाते थे, तो ये संसाधन तो भारत के अंदर पहले से भी मौजूद थे। तो क्या भारतीयों को नहीं पता था कि इस तरह से भाई चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यही है कि जो बाहर के देशों से, जो यूरोपियन देशों से जो लोग आए थे, इनके पास क्या थी, अच्छी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी थी, अच्छे इनके पास इंस्टीट्यूशन थे, स्किल्स थी। उनकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने भारतीय क्षेत्रों में से इन चीजों का दोहन किया और उसके अलावा इन्होंने लाभ कमाया। तो सीधा सा मतलब यहां पर क्या निकला कि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, अगर उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अच्छी स्किल्स होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। तभी क्या होगा, इन संसाधनों का हम लोग बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो किसी भी चीज को हम लोग उपयोगी वस्तु के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो संसाधन नहीं रह जाएगा। ठीक है, पूरी कहानी का यहां से मतलब यही था कि जो रिसोर्स बनाने के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी, स्किल और इनकी आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल आप लोगों ने समझा। उसके अलावा बढ़ते हैं और आगे देखिए, जो कंजर्वेशन करना, यानी कि जो संसाधन हमारे पास हैं, इनका जो संरक्षण है, ये किस तरह से किया जा सकता है। तो ठीक है, आप लोगों को पता है कि भाई संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। भाई जो संसाधन है, इनके उपयोग के अंदर जो भाई व्यर्थ में फिजूली हम लोग कर रहे हैं, इसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो ये सारे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे कि घर के अंदर बिजली है, ये भी क्या है, संसाधन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी की वजह से उत्पन्न हो रही है, तो बिजली की वजह से इस तरह से बचत करनी चाहिए। तो इससे क्या है, तभी तो संसाधन बचा रहेगा। पानी कहीं पर फिजूल खर्च हो रहा है, तो इस चीज की भी बचत करनी चाहिए। तो इस चीज से, इसी क्षेत्र में नहीं, हर एक चीजों के अंदर देखेंगे कि बचत करनी चाहिए। रेड लाइट पर जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम में गाड़ी बंद कर ली, पेट्रोल की बचत की। ठीक है, जो तेल है ये भी क्या है, संसाधन ही है। तो इस तरह से छोटे छोटे कदम उठाकर एक आम आदमी क्या कर सकता है कि जो रिसोर्स है, इनके कंजर्वेशन में अपना योगदान कर सकता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कई कदम उठाए गए। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर देखिए 1968 के अंदर एक रोम का क्लब, जिसको क्या कहते हैं भाई, क्लब ऑफ रोम के द्वारा ये कदम उठाया गया कि ये जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, इनका क्या किया जाना चाहिए, कंजर्वेशन किया जाना चाहिए, इनको बचाकर रखा जाना चाहिए। उसके अलावा देखेंगे 1974 में एक व्यक्ति जिसका क्या नाम था, सुमेसर था। तो सुमेसर ने एक बुक लिखी, सुमेसर की एक बुक थी, जिन्होंने गांधी जी का आइडिया, तो गांधी जी इस मामले में क्या कहा करते थे,
संसाधनों के विषय में गांधी जो महात्मा गांधी जी थे, इनके क्या विचार थे? उन्होंने कहा था कि अगर आपको अपनी देखिए जरूरी चीजों की अगर पूर्ति करनी है, ठीक है, अगर भाई जो जरूरी चीजें हैं केवल आप उनकी ही पूर्ति करना चाहते हो तो एक जो पृथ्वी है पूरी भाई जितनी भी आबादी है पृथ्वी के अंदर उसके लिए पर्याप्त है, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। अगर लालच की पूर्ति अगर किसी को करनी है तो उसके लिए तो क्या भाई एक पृथ्वी नहीं 5-7 पृथ्वियां भी कम पड़ेगी। यानी कि समझ गए ना आप लोग कि अगर लालच के तौर पर संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे तो उसको तो पृथ्वी पर जितने संसाधन हैं वो भी कम लगेंगे, दूसरे ग्रहों की तरफ भागेगा संसाधन जुटाने के लिए। अगर केवल आप लोग अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे तो ये सब चीजें आप लोगों को मिल रही है, एक पृथ्वी पर ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से तो सुमेर सर ने जो बुक लिखी उसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के अंदर इन्होंने यही बात बताई जो कि गांधी जी ने बताया था, इसी विचार को ही रखा इन्होंने। उसके अलावा 1987 के अंदर 1987 के अंदर एक आयोग जो कि इंटरनेशनल एक आयोग जिसने अपनी कमीशन जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसका नाम क्या था आयोग का? देखिए ये था ब्रुंटलैंड आयोग। ब्रुंटलैंड आयोग ने क्या किया था? संसाधनों के विषय में ही किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से इनको रिसोर्स को कंजर्व किया जाए। तो इस मामले में इन्होंने अपनी एक पुस्तक के अंदर लिखा, पुस्तक में नहीं लिखा है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा, ठीक है, रिपोर्ट दी। तो रिपोर्ट में देखिए क्या किया गया, यही चीज बताई गई थी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका विचार सर्वप्रथम दिया गया, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार जो है ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट के अंदर ही सर्वप्रथम रखा गया था। फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देखिए पूरा कहां से पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर से निकलकर सामने आया कि यानी कि भाई हमें क्या करना है, विकास तो करना है लेकिन पर्यावरण को भी बचाए रखना है, ये चीजें। इसके अंदर और क्या कहा गया, देखिए जो ब्रुंटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट थी इसी को बाद में एक बुक के रूप में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, प्रिंटिंग की गई इस रिपोर्ट को एक बुक की उसमें शक्ल में ही, जिसका क्या नाम था, आवर कॉमन फ्यूचर। ये क्या किया गया, ये रखा गया। और कंजर्वेशन ऑफ ये भाई रिसोर्स के बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एक तो यही है जो खुद अपने आप में कि जो अर्थ समिट हुआ था 1992 के अंदर, जो अर्थ समिट हुआ था, तो यहां पर भी क्या बात की गई थी, रिसोर्स के कंजर्वेशन की बात की गई थी। तो ये आज की हमारी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे जो भू संसाधन है, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो अपने आप में किस तरह से संसाधन है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।